नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज बुलेटिन में सबसे पहले हम 14वीं शताब्दी के संत रविदास की बात करेंगे, जिनके दर पर आज नेताओं का हुजूम लगा, आना जाना पूरा दिन रहा, क्योंकि आज संत रविदास की जयंती है। माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है, लेकिन वाराणसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्योहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि वाराणसी संत रविदास की जन्म स्थली है। रविदास जी को मानने वाले अनुयायी पंजाब में भी हैं और लाखों की संख्या में हैं। इसीलिए उनके जन्म उत्सव पर वाराणसी में दर्शन करने वालों की बहुत बड़ी तादाद होती है। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज फर्क ये था कि रविदासियों की इस भीड़ में नेता भी शुमार हो गए, और इसकी वजह है पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में दलितों की ठीक ठाक आबादी है। रविदास भी इसी समाज से थे, इसीलिए सभी राजनीतिक दल इसी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में लगे हुए दिखाई दिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे आज संत रविदास की जयंती पर उनके मंदिरों में नेताओं का जमावड़ा रहा। 15वीं शताब्दी के संत रविदास की जयंती वैसे तो हर साल आती है और समाज धूमधाम से मनाता भी है, लेकिन इस बार इन नेताओं की वजह से सुर्खियों में है, जो संत रविदास के मंदिर के चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि मौसम चुनावी है और चुनाव उस पंजाब और यूपी में भी है जहां दलितों की अच्छी खासी संख्या है। खास तौर से पंजाब पर इसलिए फोकस है क्योंकि वहां दलितों की 32% आबादी है और रविदास को मानने वालों की एक बड़ी संख्या है। ऐसे में जब चुनावों के दौरान रविदास की जयंती आ जाए तो फिर कौन सा दल ऐसा मौका छोड़ना चाहता है। दिल्ली से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो सुबह सुबह संत रविदास धाम पहुंचे। यहां मंदिर में प्रधानमंत्री ने संत रविदास के दर्शन किए। प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप एक मूर्ति भी दी गई। तभी प्रधानमंत्री ने देखा कि मंदिर में कीर्तन हो रहे थे, तो वो भी कीर्तन करने लगे। मोदी पहले खड़े थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने हाथ में झांझ लिया और बजाने लगे। उन्हें बैठने के लिए एक स्टूल दिया गया। प्रधानमंत्री बैठे और कीर्तन होने लगे। थोड़ी देर तक कीर्तन करने के बाद मोदी वहां से निकल गए। जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों के बीच? हाँ, यही बैठे, हमारे दौरे आके बैठे। हमारे क्या कहा? हमारे साथ भजन गाए उन्होंने, अर्जित चिमटा बजाया हमारे साथ, हमारे संगत का साथ दिया उन्होंने बराबर। हमें बड़ी खुशी हुई। 4 बजे 4 घंटे कुछ कहा उन्होंने, कुछ बात भी किया? हाँ, ये पूछा आप ये सत्संग क्या घंटे करते हो? हमने बोला ये सत्संग हम डेली 4 घंटे करते हैं। पीएम ने कौन सा भजन पीएम साहब को? मेरे सतगुरु दीन दयाल, मैं तेरा नाम जपा करूं, गुरु रविदास मारा, आज मैं तेरा नाम जपा करूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संत रविदास जी की जयंती की वजह से ही पंजाब में मतदान की तारीख बदलनी पड़ी थी। पंजाब में पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका विरोध किया। दलील दी कि रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के लाखों लोग वाराणसी जाते हैं, जहां रविदास जी का मंदिर है। बाद में चन्नी की दलील के समर्थन में दूसरी पार्टियां भी आ गई और पंजाब में वोटिंग की तारीख 20 फरवरी करनी पड़ी। इसीलिए खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आधी रात में ही वाराणसी पहुंच गए थे। सुबह 5 बजे तो उन्होंने वाराणसी के रविदास जन्मस्थान पर बने मंदिर में दर्शन भी कर लिए थे। रविदास जयंती के मौके पर वहां कीर्तन हो रहे थे। चन्नी ने भी कुछ देर कीर्तन का आनंद लिया। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लोग बस रहे लोगों को आज के गुरु रविदास जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। आज तो वाराणसी में संत रविदास के जन्मस्थान पर नेताओं का पहुंचना जारी रहा। सुबह करीब 9:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। रविदास जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गुरु रविदास के जन्म स्थान पर। ये जगह है वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में, और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है यहां पर गुरु रविदास
के दर्शन करेंगे, उनकी प्रतिमा के दर्शन करेंगे। और ये जो मंदिर है इसकी अपनी मान्यता है और इसी वजह से हर साल की बात की जाए तो गुरु रविदास की जयंती के मौके पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में दाखिल होने से पहले सर को बांधा कवर किया जा रहा है, जो जिस तरह से रीति है रिवाज है उसका पालन करते हुए। योगी आदित्यनाथ ने अंदर रविदास मंदिर में दर्शन पूजन किया और रविदास मंदिर के संत समाज से भी मुलाकात की और लंगर में बैठकर खाना भी खाया। बाहर आकर बोले, प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। इसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आना था। थोड़ी देर बाद दोनों पहुंचे। ये देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं और उसके साथ ही में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। जो एक प्रथा है, एक जो चलन है, उसी के मुताबिक प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनका सर भी कवर किया जा रहा है। दोनों अंदर गए, पहले दर्शन किए, फिर रविदास समाज के संतों के साथ मुलाकात की। राहुल और प्रियंका ने लंगर में बैठे लोगों को खाना भी खिलाया। बाहर आकर प्रियंका बोली कि वो हर साल आती है। मैं हर साल आती हूँ, इस साल और भी अच्छा लगा क्योंकि भैया है मेरे साथ, श्रद्धा के लिए आए हैं हम। पर सवाल ये है कि क्या नेताओं को पंजाब और यूपी चुनाव की वजह से संत रविदास की याद आई है? क्योंकि रविदास के अनुयायी तो नेताओं के इस जमावड़े को राजनीतिक स्टंट ही बता रहे हैं। नेता चक्कर लगा रहे हैं, उनको वोट मिलने में फायदा होगा? नहीं सर, इससे कोई फायदा नहीं होगा जी, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। हाँ जी, वो वोटन खातर आ रहे हैं, वोटन खातर आ रहे हैं। नेता यहाँ क्यों आए आज? इससे पहले तो इतने नहीं दिखे। वोट के लिए आते हैं भाई लोग जी। सोए पड़े रहे, आज जागे हैं। आज क्यों जागे? अपनी लोड के लिए। हाँ, वोट के लिए जाते हैं। तो उससे वोट मिल जाएगा क्या इनको? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वोट मिल जाएगी। लोग जागरूक हो चुके हैं और सोए नहीं रहे लोग जागते हैं, नेता सोते हैं। ये सब तो अपन तो उल्लू सीधा करे बदे। अरे कि है कि हम आज मानत है ना, कहूँ माने रहे कांग्रेस वाले भाजपा वाले कहूँ माने रहे। 645 साल पहले संत रविदास का जन्म हुआ, उस समय भी जातपात का वितकरा था, आज भी हो रहा है हमारे साथ। ये कब खत्म होगा? ये राजनीति को चाहिए, जातपात का वितकरा खत्म होना चाहिए। संत रविदास के अनुयायी भी ये समझ रहे हैं कि चुनाव के सीजन में राजनीतिक पार्टियों को उनकी याद क्यों आई है। हमने कल भी मास्टर स्ट्रोक में आपको बताया था कि पंजाब में एससी वोट की कितनी अहमियत है। आज थोड़ा और विस्तार से आपको समझाते हैं कि पंजाब में शेड्यूल कास्ट वोटों की आराधना में राजनीतिक पार्टियों की साधना क्यों छिपी हुई है। पंजाब में 32% एससी वोट को पाने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है, 32%। इस वोट का बड़ा फायदा अब तक कांग्रेस को मिलता आया है, लेकिन अब मैदान में एक नया खिलाड़ी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिनकी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें दलितों का बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है होगा। अभी सूरज उगा भी नहीं था कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी में संत रविदास के दर पर पहुंच गए। मौका भले ही संत रविदास की जयंती का हो, लेकिन चन्नी की साधना में छिपी वोटों की आराधना समझना भी मुश्किल नहीं है। चन्नी वाराणसी में संत के आशीर्वाद से पंजाब में उस वोट का प्रसाद पाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी को भी कुर्सी तक पहुंचाने की हैसियत रखता है। यह है पंजाब का एससी वोट, जिसकी कुल संख्या 88,60,000 के करीब है और ये पंजाब की 32% आबादी है। इसमें करीब 54 लाख सिख एससी हैं, जो कुल एससी आबादी के 60% हैं, और करीब 34.5 लाख हिंदू एससी हैं, जो कुल एससी आबादी का 40% है। इस तरह वो पंजाब की कुल 117 सीटों में से 57 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी ये पंजाब की करीब 1/3 आबादी है जिसका आशीर्वाद पाने के लिए रविदास जयंती का मौका भले कौन छोड़ेगा,
कांग्रेस ने संत रविदास के जन्मस्थान से इस वोटर पर निशाना साधा तो पीएम मोदी ने पठानकोट में संत रविदास का दर्शन याद दिलाया। संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। पंजाब में भले ही करीबन 1/3 आबादी एससी हो, लेकिन इस समुदाय से पहली बार चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने हैं। कांग्रेस ने चन्नी के नाम से एससी वोट का दांव भी चल दिया है, लेकिन पंजाब में एससी वोट की राजनीति कर पाना इतना आसान भी नहीं। यहां तक कि कांसीराम जैसे नेता भी पंजाब में दलित वोट का विनिंग फॉर्मूला तैयार करने में काफी नाकाम रहे। पंजाब में एससी वोट के उलझे समीकरणों की वजह समझने के लिए पहले यहां के एससी समाज के अलग अलग वर्गों को समझना होगा। पंजाब के एससी समाज के अंदर ही कई वर्ग हैं, लेकिन आबादी के आधार पर 5 बड़े वर्ग ऐसे हैं जो वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला नाम है मजहबी सिख, फिर नंबर आता है आद धर्मी, तीसरा वर्ग है वाल्मीकि का। इसके अलावा रामदसिया सिख और रविदसिया की भी बड़ी आबादी है। पंजाब का एससी वोट लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी ने इसमें जबरदस्त सेंध लगाई है, जिसके बाद कांग्रेस ने अब चन्नी पर दांव चला है, जो खुद एससी समुदाय के उस वर्ग से हैं जिसकी अच्छी खासी आबादी है। हालांकि पंजाब में एससी समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन आबादी के पैमाने पर ये 5 बड़े वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग जो है वो मजहबी सिख का है, जिसकी संख्या लगभग 26 लाख है। इसके बाद रविदसिया आते हैं, जिनकी तादाद 15 लाख के आसपास है। इसी वोट बैंक के लिए आज रविदास जयंती पर रविदास मंदिरों में नेताओं की आपको ये भीड़ और कतार दिखी। रविदसियों के बाद सबसे बड़ा जो वर्ग आता है वो आद धर्मी का है। इनकी संख्या जो है वो 10 लाख के आसपास है। वाल्मीकि समाज की तादाद 9 लाख है। रामदसिया समाज लगभग 6 लाख है। पंजाब में भले ही एससी आबादी जो है वो 90 लाख से थोड़ी ही कम हो, लेकिन इसके अलग अलग वर्गों में बटे होने से इसके वोट की खींचतान में सभी पार्टियां लगी रहती है। और ये बात से सही साबित हो जाएगा कि पंजाब में अलग अलग पार्टियों में अलग अलग वर्गों का दबदबा इस वक्त मौजूद है। राज्य की बीएसपी इकाई में आद धर्मी के नेता बड़ी संख्या में हैं, जिनकी पार्टी पर मजबूत पकड़ है। हालांकि पंजाब की बीजेपी और कांग्रेस विंग में भी आद धर्मी समुदाय के कई बड़े नेता मौजूद हैं। अकाली दल में रामदसिया और मजहबी सिख समुदाय के नेताओं का दबदबा माना जाता है। भले ही चन्नी एससी समुदाय से पंजाब के पहले सीएम बने हों, लेकिन एससी समुदाय के हर वर्ग के कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक अलग पहचान बनाई है। इस वक्त पहला नाम चरणजीत सिंह चन्नी का है, जो एससी समुदाय के रामदसिया वर्ग से आते हैं। उनके अलावा पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका एससी समुदाय के वाल्मीकि वर्ग से आते हैं। एससी की राजनीति को नई पहचान देने वाले बीएसपी संस्थापक कांशीराम रविदसिया समाज से थे। इसके अलावा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बूटा सिंह मजहबी सिख समुदाय से आया करते थे। और इसी तरह आप देखिए ये अलग अलग वर्गों में बटा जो है वो अलग अलग पार्टियों में अपना अपना दबदबा जो है वो दिखाता नजर आ रहा है। सियासी समीकरणों के विश्लेषण को अभी आपने देखा और डिटेल में देखा। इसके बाद अब नेताओं के अपराध मुक्त शासन के वादे का परीक्षण करना है। यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गुंडा राज, माफिया राज जैसे शब्द चुनाव की जुबानी जंग में छाए हुए हैं। बीजेपी अखिलेश के शासन को कोस रही है, अखिलेश बीजेपी पर बरस रहे हैं और हर पार्टी क्राइम फ्री शासन का वादा कर रही है। लेकिन इन्हीं पार्टियों के उम्मीदवारों की जब आप पड़ताल करेंगे तो अपराध मुक्त शासन के वादों पर वैसे ही सवाल उठने लग जाएगा, क्योंकि हर पार्टी ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगा रही है या उम्मीदवारों पर दाव लगा रही है जिन पर गंभीर मामले दर्ज है। यूपी में तीसरे चरण की 59 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है 20 तारीख को। इसीलिए अब मास्टर स्ट्रोक में इन 59 सीटों पर उम्मीदवारों की क्राइम शीट का लेखा जोखा आपके सामने। आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे।
उत्तर प्रदेश में बताओ, पुलिस कप्तान पिच बना रहे माफिया के लिए और माफिया खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है। यूपी की लड़ाई में कानून व्यवस्था को लेकर इसी तरह वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी अखिलेश के कार्यकाल को माफिया काल बता रही है, तो अखिलेश भी पलटवार में पीछे नहीं है। मायावती दोनों को ही कानून व्यवस्था पर घेर रही है और हर कोई अपना राज अपराध मुक्त साबित करने में जुटा है। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज है। अगर पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो बड़े फैसले लेकर के हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोई अपराधी होगा, कोई गुंडा होगा, कोई माफिया बदमाश होगा, वो बच करके नहीं निकल पाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हर राजनीतिक दल के अपने दावे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। तीसरे चरण में 20 तारीख को जिन सीटों पर मतदान होना है उसको लेकर एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि हर राजनीतिक दल ने आपराधिक छवि के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। एडीआर के ताजा आंकड़े बताते हैं कि तीसरे चरण में किस्मत आजमा रहे हर 5वें उम्मीदवार की छवि पर कहीं न कहीं दाग जरूर है। तीसरे चरण में कुल 59 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। इसके लिए 623 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 135 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी 22% उम्मीदवार दागी हैं। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में 103 ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध के मामले हैं, यानी 17% उम्मीदवार। और हैरान करने वाली बात यह है कि दागियों पर भरोसा करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। चुनावी रैलियों में भले ही हर पार्टी अपना दामन साफ बता रही हो, लेकिन सच ये है कि दागी उम्मीदवारों के मामले में सबके रिकॉर्ड्स कमोबेश एक ही जैसे हैं। हम आपको तीसरे चरण में दागी उम्मीदवारों के मामले में पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं। तीसरे चरण की कुल 59 सीटें हैं। अखिलेश के उम्मीदवारों में 52% पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 36% लोग पर दर्ज केसेस गंभीर अपराध की कैटेगरी में आते हैं। बीजेपी के 59 सीटों के उम्मीदवार में 56% दागी हैं और 36% पर गंभीर मामले आते हैं। बहुजन समाज पार्टी 39% कैंडिडेट दागी हैं, 31% गंभीर केसेस। कांग्रेस के 36% दागी हैं और 18% पर गंभीर मामले हैं। आम आदमी पार्टी में भी आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले वाले 22% उम्मीदवार हैं। साफ है, इस मामले में किसी का दामन साफ नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि जनता के वोट मांगने वाले कई उम्मीदवार तो हत्या और रेप जैसे मामले के आरोपी हैं। तीसरे चरण के उम्मीदवारों की ही बात कर रही हूं। 2 उम्मीदवारों पर हत्या का केस चल रहा है। 11 उम्मीदवार हत्या के प्रयास के आरोपी हैं। 11 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामले हैं और महिला सुरक्षा के वादों की हवा निकालते 2 उम्मीदवार तो बलात्कार के भी आरोपी हैं। हत्या और बलात्कार के आरोपी जनता के प्रतिनिधि बनने की रेस में है और 18 है हत्या के प्रयास में। ये ठीक कर देती हूँ बस। बड़े बड़े जो दावे करने वाली पार्टियां हैं इन्हें टिकट देती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सवाल ये है कि आखिर आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में हमारी पार्टी अव्वल नंबर रहेगी, तो फिर आप अव्वल नंबर क्यों रहते हैं आपराधिक केसेस जिन पर हुए हैं उन्हें टिकट देने में? दागी उम्मीदवार जीत की गारंटी होती है, ये अक्सर देखा है, क्योंकि आजकल चुनाव में मसल पावर और मनी पावर का बोलबाला है और पैसे और अपने बाहुबल पे वो लोगों से मत हासिल करता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। यदि राजनीतिक दल उस पर हाथ रखता है तो राजनीतिक दल का जो अपना मत प्रतिशत होता है वो और बाहुबली का अपना मत, ये जोड़ के वो एक जिताऊ उम्मीदवार साबित होता है। हालांकि राजनीति में आपराधिक मुकदमे दर्ज होते रहते हैं,
क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहने की वजह से लोगों को कई बार विरोधियों की साजिश का शिकार होना पड़ता है। लेकिन समस्या तब आती है जब अपराध की दुनिया से जुड़े लोग राजनीति में कदम रखते हैं, और ये ट्रेंड भारत की राजनीति में दशकों से चला आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों को ये फायदे का सौदा लगता है। यहाँ तक कह दिया उन्होंने पुलिस वालों को कि क्या बदतमीजी कर रहे हो, पुलिस वालों को बदतमीज तक कह डाला। अखिलेश एक रैली को संबोधित कर रहे थे, पुलिस कर्मियों पर अखिलेश का गुस्सा निकला है, सुनिए। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? तो अखिलेश को पुलिस वालों पर गुस्सा आया। बहरहाल जो यूक्रेन की खबर आपको बतानी थी, अब उसका रुख कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय वहां पर जो हैं वो बड़े असमंजस में इस वक्त फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच जारी टकराव का असर भारत पर पड़ रहा है। पढ़ाई के लिए जो हजारों छात्र वहां पर गए हैं, इस वक्त डर के माहौल में हैं, हालात जंग वाले हो गए हैं। छात्रों के माँ बाप सरकार से उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त यूक्रेन में भारतीय मूल के करीब 8,000 लोग बसे हुए हैं। करीब 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। छात्रों के माँ बाप की दोहरी मुश्किल जो है वो ये है कि एक तरफ तो लड़ाई होने की आशंका है, उसकी वजह से बच्चों की चिंता हो रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट्स की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे कई छात्र चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो इस मैटर में इंटरवीन करें। रूस की तरफ से भले ही सेना की कुछ टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमा से वापस बुला दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध के हालात अब ठीक हो गए हैं। तनाव अभी भी मौजूद है, जंग नहीं होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसी डर की वजह से वहां फंसे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। तो एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कि वॉर को लेके बहुत सारे टेंशंस क्रिएट हो गई हैं, और अभी फ्लाइटें वगैरह हम देखें तो फ्लाइटें टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम जा नहीं सकते हैं। तो दैट मीन्स हम इंडियन गवर्नमेंट से और वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे लिए कुछ एक इंतजाम किया जाए रीजनेबल प्राइस में, ताकि हम अपने मुल्क आ सकें। फिरोज अहमद पिछले 4 साल से यूक्रेन में है और MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। मुंबई में रहने वाला उनका परिवार बेहद चिंतित है। उनके भाई शकील अहमद के मुताबिक साइबर अटैक की खबर के बाद डर बढ़ रहा है। लास्ट नाइट मेरे भाई का अपडेट आया कि साइबर अटैक हुआ था, अकाउंट वगैरह फ्रीज हो गए थे, सबके अकाउंट खाली हो गए, जीरो हो गए। यही इंडियन गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त इल्तिजा है कि जल्द से जल्द ये फैसला ले और अपने भारतीय मूल निवासियों को वहाँ से वापस निकाले। फिरोज की तरह ही नागपुर के रहने वाले पीयूष गोमाशे भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पीयूष वहां से निकलकर वापस भारत आना चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो इस मैटर में इंटरवीन करे। वॉर की सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ से कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, उस मामले में हमें प्रॉपर गाइडेंस दे। यूक्रेन में मौजूद अपने बच्चों की चिंता में किस तरह भारत में उनके माता पिता परेशान हो रहे हैं, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से ही हो जाएगा। MP के रीवा में एक परिवार ऐसा है जो हर पल टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा है कि कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई। रो रो कर इनकी हालत खराब है। बेटा प्रज्वल यूक्रेन के चेर्नोबिल स्टेट में फंसा हुआ है। घर की हालात है कि घर में खाना नहीं बन रहा, टीवी चैनल देखते हैं तो पूरा घर रो रो के हाल बेहाल है। आज पूरा रात सोए भी नहीं हैं। यही चाहते हैं कि द्वारका सकुशल अपने देश वापस लाया जाए। वडोदरा के करीब 100 बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं। इन सभी के माता पिता की हालत जंग के आसार देखकर खराब हो चुकी है। सबकी चाहत यही है कि किसी तरह उनके बच्चे वापस घर आ जाएं। मेरी बेटी फर्स्ट ईयर MBBS में है और अभी ये वॉर की जो दिक्कत आई है
तो उसमें वो लोग थोड़े चिंतित है, स्टूडेंट दूसरे भी साथ में है, तो उनकी यही डिमांड है कि सेफली हम लोग यहाँ से निकले। यही फिक्र इंदौर के 60 से भी ज्यादा छात्रों के माता पिता की भी है। घर वापसी कैसे होगी, इसकी चिंता इन्हें खाई जा रही है। एक तो बेहद कम फ्लाइट्स हैं, ऊपर से फ्लाइट का जो टिकट कुछ ही दिनों पहले 25,000 का था, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और एक चिंता का विषय ये कि फ्लाइट के रेट जो अचानक बढ़ गए हैं, 25,000 से 2.5 लाख रुपए हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो फ्लाइट की टिकटें हैं उन्हें यथावत रहे, जिससे कि हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, तो आर्थिक रूप से भी हम ना हो। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि एक तो जंग के बादल थोड़े से छटे हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट की कीमतों में भी कमी आई है। फेयर्स तो ऑब्वियसली बहुत हाई हो जाते हैं एकदम, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले आप समझ लीजिए जैसे कीव दिल्ली 25,000 रुपये की आती थी रफली, अब वो लाख रुपए तक की भी टिकट बिक रही है। रूस और यूक्रेन की जंग का असर वहां रह रहे भारतीयों और छात्रों पर तो पड़ेगा ही, कारोबार भी प्रभावित होगा। साल 2020-21 में यूक्रेन से भारत ने करीब 15,900 करोड़ रुपए मूल्य के सामान इंपोर्ट किए हैं। वहीं 2020-21 में भारत ने यूक्रेन को करीब 3,300 करोड़ रुपए मूल्य के सामान एक्सपोर्ट किए हैं। यानी पिछले साल भारत और यूक्रेन के बीच करीब 19,200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। जाहिर है, अगर जंग हुई तो न सिर्फ वहां मौजूद भारतीयों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि कारोबार पर भी गहरा असर होगा। भले ही तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जंग के आसार अभी भी बने हुए हैं। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सीधी जंग न करके हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि आमने सामने की वो जो पारंपरिक जंग होती थी वो नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे छिपकर लड़ी जाने वाली लड़ाई हो रही है। और आज के ज़माने में साइबर अटैक से बेहतर तो कोई और ऑप्शन है नहीं। आरोप है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा साइबर हमला किया है। यह हमला रूस ने अपनी जॉर्जिया फॉर्मूले वाली नीति के तहत किया है, जिसमें उसने करीब 20 साल पहले जॉर्जिया को इसी हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार बनाया था। यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आहट की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। रूस की तरफ से भी लगातार अपनी ताकत दिखाई जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ताज़ा वीडियो रिलीज किया गया है, उसमें रूसी फाइटर जेट्स वॉर प्रैक्टिस करते दिखे हैं। रूसी एयरफोर्स ने ये ड्रिल यूक्रेन बॉर्डर के बेहद करीब बेलारूस में की है। बेलारूस रूस का मित्र देश है और यहाँ पर रूसी आर्मी और एयरफोर्स बहुत बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। एक तरफ रूस की सेनाएं अग्रेसिव वॉर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना जॉर्जिया फॉर्मूला लागू करना शुरू कर दिया है। ये उसकी हाइब्रिड एक्शन पॉलिसी है, जिसमें जंग दूसरे जरियों से लड़ी जाती है। जॉर्जिया फॉर्मूला की तरफ पहला कदम उठाया भी जा चुका है, यूक्रेन पर पहला बड़ा साइबर हमला करके। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया के खिलाफ लड़ाई में रूस ने इसी हाइब्रिड अग्रेशन का इस्तेमाल किया था, जिसमें जॉर्जिया के भीतर और बाहर मौजूद एलिमेंट्स को एक्टिव किया गया। यानी जॉर्जिया के भीतर मौजूद वो संगठन जो वहाँ की सरकार के खिलाफ थे, उन्हें रूस ने मदद दी, और बाहर से गैर पारंपरिक हमले, जिनमें कारोबार को नुकसान पहुँचाना, मदद न पहुँचने देना, आर्थिक रूप से कमजोर करना शामिल है, उससे हमला किया। साइबर अटैक के रूप में यही फॉर्मूला उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। We have been in touch with the Ukrainians, our allies and partners, working with them to deter and respond to malicious cyber activity. We have also been warning for weeks and months, both publicly and in our engagements with the Ukrainians as well as our European partners. रूस के इस कथित साइबर अटैक ने जंग की चिंगारी को और भड़का दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। If Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. वहीं यूक्रेन के लोग भी जानते हैं कि रूस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उनके मुताबिक आज नहीं तो कल रूस हमला जरूर करेगा।
रूस हमें शांति से नहीं रहने देगा, इसीलिए हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना होगा। ये आज शुरू नहीं हुआ, लेकिन कल या 1 महीने बाद होकर रहेगा। अब देखना होगा कि जंग के इस मॉडर्न तरीके का जवाब अमेरिका और नाटो संगठन किस तरह देते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से जिस तरह बयानबाजी चल रही है, उससे तो यही लगता है कि हालात कहीं और ज्यादा न बिगड़ जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।